Shanghai is switching off the lights along its famous Bund River. दोस्तों, चाइना के सामने आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी ग्रोथ को ना सिर्फ स्लो कर देगी बल्कि शायद वो रिवर्स भी हो जाए। ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, और इसका ट्रेलर हमने 2021 में देखा था जब चीन में लंबे समय तक ब्लैकआउट रहा था और वहाँ की करीब 20 प्रोविंसेस को इसका सफर करना पड़ा था। लेकिन क्या है चीन की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कैसे आने वाले समय में भारत को भी इस तरह की सिचुएशन से जूझना पड़ सकता है, आज ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन की इस इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉब्लम शुरू ही उनकी ग्रोथ के कारण हुई है। भारत की तरह चीन में भी काफी गर्मी रहती है, जिसका मतलब है कि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और वहाँ के लोग अमीर हो रहे हैं, उसी तरह वहाँ पर एयर कंडीशनर्स की सेल्स भी बढ़ी है। एक आंकड़े के हिसाब से दुनिया भर में बनाए जाने वाले टोटल एयर कंडीशनर्स में से 20% सिर्फ चीन में रहने वाले लोगों को ही बेचे जाते हैं। इसी तरह वहाँ पर बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी बढ़ रहा है, जैसा कि हर डेवलपिंग देश के साथ होता ही है। लेकिन चीन की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देता है उनकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज आज भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर करती हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है क्योंकि ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। इसलिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट्स लगाए जाएंगे तो चीन को इससे नुकसान होगा क्योंकि ये कंपनीज फिर से यहाँ से चली जाएंगी। चीन की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में आज अमेरिका और यूरोप के ही बराबर है, पर जहाँ इन दोनों जगहों पर 18 से 22% इलेक्ट्रिसिटी ही कोयले से बनाई जाती है, तो वही चीन में 62% इलेक्ट्रिसिटी कोल पावर प्लांट से आती है। और ये चीज भी चीन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा रही है। चीन ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो 2030 के बाद अपनी कोल कंजप्शन को कम कर देंगे और 2060 तक इसे बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप चीन के सोलर या विंड एनर्जी के प्रोडक्शन को देखें तो उसमें दो बड़ी कमियां हैं। पहली कमी तो ये है कि चीन के जिन एरियाज में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट है वो चीन के नॉर्थ के इलाके में, जबकि चीन की ज्यादातर पॉपुलेशन साउथ ईस्ट में रहती है। यानी कि अगर नॉर्थ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की भी जाएगी तो उसे ट्रांसमिट करने में काफी खर्च आएगा। चीन ने हालांकि खर्च उठाना भी शुरू कर दिया है और अपनी ग्रिड को मजबूत किया है। इस इलेक्ट्रिसिटी को हजारों किलोमीटर दूर ट्रांसफर करने के लिए अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स की जरूरत पड़ती है, जो 110 से 500 किलो वोल्ट की नॉर्मल रेंज के बजाय 800 से 1100 किलो वोल्ट की रेंज में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर पाए। दुनिया में सिर्फ 36 ही ऐसी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें से 34 सिर्फ चीन में ही है। लेकिन वहीं पर चीन के सामने एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। चीन की सभी प्रोविंसेस के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो कहां से बिजली खरीदेंगे, लेकिन बिजली का रेट क्या होगा ये सरकार ही तय करती है। और क्योंकि वहां की बिजली कंपनी अपना रेट नहीं बढ़ा सकती, इसलिए वो क्लीन एनर्जी अवेलेबल होते हुए भी कोल एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर वो नॉर्थ की प्रोविंस से बिजली खरीदेंगे तो उन्हें अपना पैसा वहां भेजना पड़ेगा, जबकि अगर कोई प्रोविंस अपने यहाँ कोयले से बिजली जनरेट करेगी तो उनका भी पैसा वहीं रहेगा और उस प्रोविंस में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। इसी वजह से चीन में ये रिन्यूएबल सोर्सेस अपनी कैपेसिटी से 40% कम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर दोबारा हम चीन की फैक्ट्रीज पर आ जाएं तो दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पर सिर्फ इसलिए मैन्युफैक्चरिंग करती हैं क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। अब लेबर कॉस्ट तो चीन में कम है ही, लेकिन साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है। अगर आने वाले टाइम में चीन में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती है तो विदेशी कंपनीज के लिए चीन में मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी, जो उन्हें वहां से बाहर जाकर दूसरे देशों में ऑप्शंस तलाश करने के लिए मजबूर करेगी। और अगर एक बार चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ तो फिर उनकी इकोनॉमी एक बड़े डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। हमने लॉकडाउन के टाइम पर भी ऐसा ही देखा था। चीन ने जब 2020 के बीच में ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कोयले को बैन कर दिया था और खुद भी इस बीच ज्यादा कोल प्रोड्यूस नहीं किया था, तब इसके इफेक्ट्स 2021 में देखने को मिले थे, जब अचानक से फैक्ट्रीज के खुलने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में एक बड़ा उछाल देखा गया था। लेकिन चीन का ग्रिड इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। पहले चीन ने 2 हफ्तों के लिए कंपनीज को अपने ऑपरेशन स्लो करने के लिए कहा, लेकिन बात बिगड़ती चली गई और देश के कई इलाकों में इसके बाद भी काफी वक्त तक ब्लैकआउट रहा, जिसने उनका काफी नुकसान किया। चीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाली समय एक दूसरे कारण से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए उसका इम्पैक्ट वहाँ की एयर क्वालिटी पर भी पड़ता है। कुछ ही साल पहले बीजिंग को दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में से एक गिना जाता था और हालत इतनी खराब थी कि वहाँ 1000 से 2000 लोग
डेली सिर्फ एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम के कारण मर जाते थे। आज भी स्थिति सुधरी नहीं है क्योंकि उनकी कोयले की डिमांड और बढ़ गई है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोल इमिशंस रिलीज करने वाला देश चीन है, जो अमेरिका जैसे देश से 2 गुने इमिशन करता है। चीन एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज के संकट में जूझ रहा है। अगर एयर पॉल्यूशन की बात छोड़ दी जाए तो इन 2 सालों में हमने चीन में सूखा पड़ने की भी खबरें सुनी है, जिसने वहां की खेती से लेकर वहां की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को भी इम्पैक्ट किया है। इस बीच उन्होंने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी वो 2060 वाला टारगेट ही रख दिया है। पर क्या ये पॉसिबल है भी? चीन के मुताबिक 2030 तक वो अपनी कोल इमिशन के पीक पर पहुंच जाएंगे और फिर 2030 के बाद वो इसे लगातार कम करते हुए 2060 तक 0 कर देंगे। लेकिन अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जापान को ये करने में 37 साल लगे थे, अमेरिका को 43 साल और यूरोप को 71 साल। तो आखिर चीन ये इतनी जल्दी सिर्फ 30 सालों में कैसे कर पाएगा? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन का पुराना रिकॉर्ड शायद इसमें उनका केस थोड़ा मजबूत करता है। 2009 की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में चीन ने अनाउंस किया था कि वो अपने कार्बन एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी के अनुसार आप कितना कार्बन एमिशन करते हैं, उस फैक्टर को 2005 के लेवल से 45% कम कर देंगे और इसके लिए उन्होंने 2020 तक के साल को चुना था। हैरानी की बात यह है कि चीन ने यह टारगेट 2017 में अचीव कर लिया था और 2015 में चीन ने कमिट किया था कि अब वो 2005 के मुकाबले 2030 तक इसे 65% तक कम कर देंगे। यहाँ पर चीन ये कर पाएगा कि नहीं, ये तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन चीन की इस क्राइसिस के कारण भारत को भी काफी चीजें अब सोचनी पड़ेंगी। जिस तरह चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसी तरह भारत भी अब यही चीज करने की कोशिश कर रहा है और हमने देखा है कि कई सारी कंपनीज ने अब भारत में आने का फैसला किया है। इस समय हमारी इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है। ये दोनों ही फैक्टर्स हमारी भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को काफी हद तक बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ भी इकोनॉमी बढ़ेगी तो इधर भी लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी तो भारत में बढ़ ही रही है। आज चीन की 50% इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ घरों और ऑफिस को ठंडा रखने में खर्च की जाती है, जो कि हम कुछ सालों के बाद भारत में भी देखेंगे। भारत के लिए लेकिन अच्छी और बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर यह है कि चीन से उलट हमारी पॉपुलेशन हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और भारत में सोलर एनर्जी का स्कोप काफी हद तक बढ़ जाता है। हम देख ही रहे हैं कि देश के 2 बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी दोनों ने पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी पर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कोयला से मुक्त करवा दें। बुरी खबर यह है कि सोलर एनर्जी हमारी सारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकती और हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी ध्यान देना होगा। आज भारत की सिर्फ 6% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बनाई जाती है और ये नंबर बहुत ही कम है। फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, भारत ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है, जबकि ये भी एनर्जी बनाने का एक क्लीन सोर्स है और बाकी मेथड से ज्यादा इफेक्टिव भी है। लेकिन क्या भारत ये कर पाएगा? ये भी एक सवाल रहेगा। आपको क्या लगता है, भारत को चीन की गलतियों से सीख लेकर सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू करने चाहिए? अपनी राय में कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।